हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले केस में चैप्टर में चार्ज, उससे डिफरेंट होने वाली प्रॉपर्टीज, उसके इफेक्ट्स, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स, कूलम्ब्स लॉ और लास्ट सेशन में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया हुआ था। कूलम्ब्स लॉ इन जनरल वे, कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, उसकी सिमिलरिटीज एंड डिसमिलरिटीज ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ में भी डिस्कस करी हुई हैं। लेट्स गो थ्रू, इसके आगे देखते हैं। सी कूलम्ब्स लॉ में हमने अभी पीछे हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, उसमें ये हम लोगों ने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में होने वाले फोर्स को डिस्क्राइब कर रहा था कि एक अगर कोई चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है तो वो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो अब हम लोग इसे आगे देखते हैं। सपोज अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे अगर एक कोई चार्ज Q1 रखा है यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज Q2 है तो ये इससे फोर्स लगा रहा होगा F1 पे 2 ऐसा, विद पोजीशन वेक्टर R और 2 to 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इट कुड बी रिटन एज F1 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R21। हो गया। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखा हो Q3, इसकी वजह से अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा तो वो कैसा लग रहा होगा? F1 पे 3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है विद पोजीशन वेक्टर R31। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? F of 1 3 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर 31। सिमिलरली अगर कोई थर्ड चार्ज रखा हो Q3 Q4, इसकी वजह से अगर इससे फोर्स देखना हो तो इट वुड बी लाइक दिस, F of 1 पे 4 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा तो इट कुड बी रिटन एज F of 1 4 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर 41। हो गया। मान लेते हैं ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए यहाँ पर। सपोज दिस इज Qn और इससे इस पे फोर्स लग रहा है तो F of 1 पे n की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा it could be written as F of 1n is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Qn upon R square into unit vector Rn1. If you want to calculate the net force acting on this charge Q1 due to this whole number of this all of the number of charges being present over here, तो आप ये कैसे निकालोगे? It would be F is equals to F1 plus F2 plus F3 plus going on plus of Fn। कहने का मतलब ये है, अगर आपको इन सब का सम निकालना तो हम ये जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस निकाले हुए हैं उन सबको एक जगह पे ऐड कर लेते हैं। तो ये है F12, ये है F13, ये है F14 एंड गोइंग ऑन अप टू 1n। हम इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट अप करेंगे तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन सब में कॉमन है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 21 प्लस Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 31 प्लस Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 41 प्लस गोइंग ऑन प्लस ऑफ Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर N1। सी इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को निकाल के एक साथ रख सकते हो। अगर फिर भी और भी अगर आपको शॉर्ट फॉर्म करना है तो इट कुड बी रिटन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ऑफ Q1 Qi अपॉन R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर I इनटू 1। I क्या है? वो वेरिएबल है जो वैरी कर रहा है, तो I इज इक्वल टू 1 2 से लेके n तक। ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू दीज द डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस। सी ये पूरी जो चीज है ये शो करता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख रहे थे। ये क्या डिफाइन करता था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बताता था कि इफ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट, then the total sum of the forces acting at that point would just be equals to the individual sum of all of the forces acting at that point। मतलब किसी पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे होंगे तो नेट फोर्स कितना होगा? वो होगा उन सबका इंडिविजुअल सम। सी दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस थे, जितने भी डिफरेंट चार्जेस थे उन सबके फोर्सेस को एक साथ कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो by help of superposition principle we could calculate the total sum of the total force acting at that position।
ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कई जगह लग सकता है, यहाँ जैसे फोर्स में लग गया, आगे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे आप सुपरपोजिशन से नेट पॉइंट पे निकाल सकते हो। ये तो बाहर की तरफ लग रहे थे, अगर ये अंदर की तरफ लग रहे होते तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, तो उसी हिसाब से हमें प्लस माइनस हो जाता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड द फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बेसिकली हम यहाँ पे फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकाल रहे हैं Q1 पे। ठीक है, तो इट कुड बी जस्ट कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ, आगे देखते हैं। ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था जिसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ को यूज करके यहाँ पर नेट फोर्स निकाल रहे थे। आगे देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ के बाद अब जो आपको चीज पढ़नी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सी इट इज एन इजी पार्ट, बस समझने की बात है आपको कि आपको क्या समझ में आ रहा है। देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सी सपोज कोई चार्ज रखा है यहां पर, एक क्यू नॉट, दिस इज चार्ज। ठीक है, अगर हम यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टेस्टिंग के लिए इसके पास ले आए, तो देखो ऐसा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका अपना कोई एक इफेक्टिव एरिया होगा, इसका कोई अपना इफेक्टिव एरिया होगा। अगर यहां पे आप कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहने का मतलब है एक ऐसा टेस्ट चार्ज, एक ऐसा चार्ज जो बेसिकली पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव उसका पोलैरिटी है, और यूनिट कहने का मतलब है 1 कूलम है। तो बेसिकली एक ऐसा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लेके जाते हैं इसके पास में, जिससे हम ये समझ पाएंगे इसमें कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो हम यहां से ये बता सकते हैं कि ये क्या चीज हो रही है। सी अगर कोई भी चार्ज ऐसा रखा हुआ है तो इसका अपना एक इफेक्टिव एरिया होगा। अगर ये इस एरिया के बाहर है तो इसमें इसका कोई फोर्स फील नहीं हो रहा होगा। जैसे ही आप इसको अंदर लेके आओगे तो क्या होगा, यहां पे उसको फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर वो भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिपल्सिंग, वो उसे अपोज कर रहा होगा, रिपल्स कर रहा होगा। तो यहां से लेके यहां तक लाने में उसको वर्क डन करना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो उसको फोर्स एक्सपीरियंस कराया जा रहा है, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो बेसिकली यहां से ये जो सराउंडिंग एरिया है इसके चारों ओर का, जहां पे इसको कोई दूसरा चार्ज लाने पे उसको फोर्स एक्सपीरियंस हो, उसे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुड बी डिनोटेड एज E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। अब F एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो हमारा E है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी एंड the unit could be defined as F is Newton and this is Coulomb, तो unit would be Newton per Coulomb। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जस्ट सेम उसी तरफ को होगा जिस तरफ को उसका फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अगर ये इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब है तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा ml t-3 a-1। ठीक है, आप उसको बाद में आप बुक्स में भी देख सकते हो, लिख लेते हैं ml t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या समझना है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो करस्पॉन्डिंग एरिया होता है उस चार्ज के ऊपर जिसके हम फील्ड एरिया पढ़ना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये वो सराउंडिंग एरिया है उस चार्ज के चारों ओर जहां पर दूसरे चार्ज को लाने पे उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इट कुड बी डिफाइंड एज E इक्वल्स टू F बाय Q नॉट। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कुड बी रिटन एज न्यूटन पर कूलम्ब। अच्छा, ये प्रैक्टिकल इसका बिहेवियर समझते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधी सी बात है बेटा, देखो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट होता है। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के E इंटू Q नॉट कर सकते हो। तो हमें यहां से बेसिकली ये पता चलता है कि आपका जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा रहा है। समझ रहे हैं, मतलब अब आप इसका वो फोर्स निकाल सकते हो जिसकी वजह से दूसरे चार्ज को इसके पास लाने पर फोर्स एक्सपीरियंस हो, कितना इफेक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, दोनों ही केसेस में आप इसका फोर्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द एरिया सराउंडिंग द चार्ज वेयर एन इफेक्टिव फोर्स कुड बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑफ द चार्ज बीइंग ब्रॉट नियर टू इट एंड द चार्ज शुड बी एज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब कि हम इसे टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी कोई भी आएगा तो उसी के हिसाब से उसकी चीजें आएंगी। मान लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। कंसिडर एज कि अगर एक कोई चार्ज Q नॉट रखा है यहाँ पर और आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट।
यहां से डिस्टेंस r पे आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम रखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्यू रख लेते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा F दिस P पॉइंट पे इस क्यू की वजह से लग रहा होगा। तो बाय कूलम्स लॉ it could be written as F is equals to 1 over 4 pi epsilon naught q naught by r square। अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ जनरल मैग्नीट्यूडल वैल्यूज के साथ में देख रहे हैं। तो ये कितना होगा, नाउ सी बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E would be equals to F upon q naught। आप इस F की वैल्यू को यहाँ पर, ये वाली F की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। इट विल बिकम एज 1 over 4 pi epsilon naught q नॉट बाय r स्क्वायर, और ये वाला q नॉट ये रहा, इट गेट्स कैंसल्स आउट। तो E की वैल्यू क्या आएगी हमारी, E इज इक्वल्स टू 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज q नॉट, ठीक है। तो बेसिकली इन दिस वे यू कुड एबल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये ऐसा होता है। अगर यहाँ पे जैसे आपके पास में एक सिंगल चार्ज की वजह से हमने ऐसे निकाला, अगर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने अभी कूलम्स लॉ में देखा था, इसको रख कर रहे हैं। जिस तरीके से कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से जो भी नेट फोर्स आ रहा था, वैसे ही अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो कि किसी पॉइंट पे कैसे आ रहा हो, तो सी दिस इज चार्ज Q नॉट, ये Q1 फोर्स लग रहा होगा इस पे 0.1। ऐसे ही अगर ये कोई चार्ज Q2 है, इससे फोर्स लग रहा होगा F of 0.2। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ देख लेते हैं। It is F is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q naught upon R square। अगर E निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो it could be written as 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q naught by Q naught into R square। ये कैंसिल हो जाएगा, E is also F1 Q naught होता है वहां से, तो E की वैल्यू आएगी 1 over 4 pi epsilon naught Q1 by R square। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1, ठीक है। अगर ऐसे ही हमें Q2 की वजह से निकालना हो, तो E2 would be 1 over 4 pi epsilon naught Q2 by R square, ऐसा हो गया होगा। और अगर कोई थर्ड चार्ज यहाँ पे Q3 रख दिया जाए, उसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो इट वुड बी E3 is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q3 by R square। कंटिन्यूअसली अगर देखें En निकालना हो तो 1 over 4 pi epsilon naught Qn by R square हो जाएगा। See, if you have to find the net electric field at that point due to that charge, तो वो कैसे निकालोगे। उसके लिए हम लोग को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाय सुपरपोजिशन की वजह से ये हो जाएगा हमारा E is equals to individuals E1 plus E2 plus E3 plus going on plus of En। इंडिविजुअल्स जो भी हमारे चार्जेस थे उसकी वजह से जितनी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, उसका सम करना पड़ेगा। अगर सारी वैल्यूज को पुटअप करें तो ये हो जाएगा E is equals to 1 over 4 pi एप्सिलॉन, सब में कॉमन है, Q1 upon R square plus Q2 upon R square plus going on plus of Qn upon R square हो जाएगा। अगर एक साथ लिख लें तो ये हो जाएगा E is equals to 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ऑफ Qi upon R square। I की वैल्यू है 1 से लेके n तक। तो in this way the net electric field could be calculated at any point due to any point charge due to a large number of point charges। तो उनकी वजह से आप यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन की हेल्प से निकाल सकते हो। तो अभी हम लोगों ने देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्सेस के केस में, जैसे कूलम्स लॉ में निकाला था, वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल की हेल्प से यहाँ पर। तो दिस ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के अपने एप्लीकेशंस हैं, वो डाइपोल वाले केसेस वगैरह। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कई जगह यूज होता है। तो उसको देखते चलते हैं, फिर बाद में हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, सी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सी अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में, किसी भी सिलेक्टेड एरिया में जो भी चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है उसे हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग तीन तरीके से समझते हैं, तीन तरीके से देख सकते हैं। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास में जो भी चार्ज है वो लेंथ वाइज पोरस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से। अच्छा एक एक करके देख लेते हैं। सपोज फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए अगर कहीं पर एक लाइन चार्ज दिया हो, मान लो एक लीनियर चार्ज, एक लाइन वायर है, कहने का मतलब एक वायर है, इसमें आपने चार्ज प्रोवाइड करा दिया प्लस पूरे में। अगर आपको यहाँ पर पूरे लेंथ, पूरे वायर की अगर आपको कितना टोटल चार्ज ये निकालना है तो सबसे पहले हमें उसके छोटे एलिमेंटल एरिया की निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में हम लोग इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं एक छोटे एलिमेंटल पार्ट डीएल की, ठीक है। एक छोटा एलिमेंट्री पार्ट डीएल लेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर टोटल चार्ज निकालेंगे तो छोटा एलिमेंट्री पार्ट है तो इसलिए एलिमेंट्री पार्ट छोटे लेंथ की चार्ज होगी वो भी छोटा ही मान लेते हैं। और यहाँ पर जितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी बेसिकली इज डिनोटेड बाय लैम्डा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज per unit length is called as linear charge density, that is lambda is equals to dl by dq, ठीक है। नहीं, चार्ज per unit length it is lambda is equals to dq by dl, चार्ज per unit length is called as linear charge density। अगर यहां से आप स्मॉल अमाउंट ऑफ जो चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम उसको ले लें तो इट बिकम्स एज dq is equals to lambda dl, ये हो सकता है। तो यहां पर जो चार्ज है इस एलिमेंट्री पार्ट में वो है dq is equals to lambda dl, ये। अब इसकी वजह से अगर हम नेट फोर्स निकालें तो इट वुड बी dF is equals to 1 over 4 pi epsilon naught q dq by r स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर F निकालोगे तो इट विल बिकम एज 1 over 4 pi epsilon naught q dq by r स्क्वायर, ये q नॉट है बेसिकली, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, दैट विल बिकम एज E is equals to 1 over 4 pi epsilon naught, ये q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा dq upon r स्क्वायर। dq की वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो इट विल बिकम एज 1 over 4 pi epsilon naught lambda dl by r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट एनी पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आ रहा होगा तो ऐसा आ रहा होगा। मींस यहाँ पे हमने एक वायर में, अगर स्ट्रेट लाइन वायर है उसमें जितना भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसा आएगा, दैट इज लैम्डा डीएल, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखा, वी आर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी एज लैम्डा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पुट अप करके एफ और ई की वैल्यू निकाल ली। जिस तरीके से आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक वायर था, उसी हिसाब से आपके पास में सरफेस एरिया में हम एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास में कोई भी एक एरिया है इतना, इसमें क्या है, पूरा जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, ठीक है। अगर आपको इसमें पूरा चार्ज कितना है ये अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट्री स्मॉल एरिया पार्ट लेंगे ऐसा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सरफेस, जैसे हम वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी देख रहे थे लैम्डा के साथ में, वैसे ही यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे सिग्मा की तरह। द सिग्मा वुड बी चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज dq अपॉन ds, सरफेस एरिया मान लेते हैं। तो यहां से dq की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा ऑफ ds, इतना आ गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू dq बाय ds, तो ये हुआ। अगर अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो कितनी निकालेंगे,
E इज इक्वल टू 1/4πε0 dq बाय r स्क्वायर था। अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ में देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। सिग्मा क्या है यहाँ पर? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी केस में आया है, सरफेस यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिकली देखना हो तो आप कोई भी एक वॉल्यूम लेट कर लीजिए। ऐसा हो सकता है यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा। हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ से लेट किया वॉल्यूम के हिसाब से। इसमें जितना चार्ज होगा वो टोटल चार्ज के साथ में हम करके यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, जैसे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वैसे ही हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है। उसे हम लोग डिनोट करते हैं रो से, दैट इज dq अपॉन dv। v वॉल्यूम है हमारा, तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो dv। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वॉल्यूम, तो ये होगा 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर। फिर से करोगे, सही से लिखोगे, इसकी वैल्यू पुट अप कर दें तो e रो बिकम्स इक्वल टू 1/4πε0 रो dv अपॉन r स्क्वायर। तो ये आया है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो, ये रहा कंटीन्यूअस चार्ज। तो अगर किसी जगह पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? इट वुड बी E इज इक्वल टू E डिस्क्रीट वैल्यू प्लस E ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट एनी पॉइंट, तो वो कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू डिस्क्रीट वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 1/4πε सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक qi बाय r स्क्वायर प्लस E कंटीन्यूअस मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकती है, वजह से हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सरफेस चार्ज की वजह से हो सकता है, तो अलग अलग लिख लीजिए। दैट इज 1/4πε0 लैम्डा dl बाय r स्क्वायर प्लस 1/4πε0 सिग्मा ds बाय r स्क्वायर प्लस 1/4πε0 रो dv बाय r स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन ले लो तो इट कुड बी रिटन एज E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ब्रैकेट में सिग्मा ऑफ I 1 से लेके n तक qi बाय r स्क्वायर प्लस लैम्डा dl बाय r स्क्वायर प्लस सिग्मा ds बाय r स्क्वायर प्लस रो dv बाय r स्क्वायर। This would be the total electric field at any point. Discrete value plus continuous charge distribution के साथ में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट एप्लीकेशंस आते हैं। तो सबसे पहले वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा हुआ है? अभी हम लोगों ने देखा हुआ है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ अराउंड द इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, वो भी सुपरपोजिशन की हेल्प से। फिर हम लोगों ने देखा है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोगों के पास में तीन केसेस थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। जब हम लोगों ने इनको इंडिविजुअल निकाल के जब नेट निकाला है तो इट इज जस्ट इक्वल्स टू E डिस्क्रीट प्लस E कंटीन्यूअस। अगर हमने उनकी वैल्यू पुट अप कर दी है तो ये हमारा आया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के अपने एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब ताकि आपको नए वीडियोस पता चलते रहे कब आ रहे हैं। थैंक यू।